मोदी गवर्नमेंट के 5 इयर्स के ऊपर आज हम लोग चर्चा करने के लिए सभी इकट्ठे हैं। यद्यपि 2014 में सरकार का चुनाव हुआ और 2019 हो गए हैं, 5 साल बीत गए हैं, लेकिन इस पेंडेमिक के कारण पूरा विश्व जिस रिसेशन का सामना कर रहा है, उसमें हाल ही में जो रिव्यू रिपोर्ट आई है, प्यू रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट, उसके अनुसार विश्व में जितनी गरीबी बढ़ी है, उस गरीबी में कंट्रीब्यूट करने वाला अकेला भारत 57% 2 के आंकड़े के साथ बहुत बड़ा आंकड़ा दिखा रहा है। मतलब 57% जनता जो गरीबी में गई, उसके लिए भारत जिम्मेदार है, भारत कंट्रीब्यूट करता है। मतलब भारत के अंदर एक डिबेट, ओपन डिबेट होनी चाहिए कि सरकार ने पिछले 5 सालों में क्या किया, क्या नहीं किया। और 7 इयर्स जैसा हो गया है सरकार को काम करते हुए, पर हम एक टर्म लेकर के 2014 से 19 के लिए बात करके एक ओवरव्यू देखते हैं कि सरकार ने क्या काम किया है और आगे इसमें क्या सुधार किया जाना चाहिए। तो यश, मैं सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहूंगी कि आप बताएं कि सरकार के पॉजिटिव व्यूज आपको क्या दिखाई देते हैं। पॉजिटिव व्यूज में तो सबसे पहले हम ये कह सकते हैं कि अभी जो गवर्नमेंट चल रही है और उनका जो टर्म पूरा हुआ 2014 से लेकर 2019 तक, तो हम ये कह सकते हैं कि ये गवर्नमेंट कुछ ज़्यादा ही एनर्जेटिक थी। पिछली वाली गवर्नमेंट जो 2014 से पहले जितनी भी गवर्नमेंट आई है, उन्हें हम थोड़ी लेथार्जिक के तौर पर बोल सकते हैं। ये गवर्नमेंट एनर्जेटिक थी। और सबसे ज़्यादा पॉजिटिव व्यू मैं जो देख पा रहा हूँ वो ये है कि 2014 के बाद जब से मोदी गवर्नमेंट बनी है, तब से पब्लिक और गवर्नमेंट के बीच में इंटरेक्शन बढ़ा है, जो पिछली सरकारों में नहीं था। पिछली सरकार जब भी चुन के आती थी तो सरकार अपनी जगह पे काम करती रहती थी, पब्लिक अपनी जगह पे काम करती रहती थी। लेकिन जब से 2014 से मोदी गवर्नमेंट बनी है, पब्लिक तो गवर्नमेंट के कामों में ज़्यादा इंटरेस्ट लेने लगी है। फिर मोदी गवर्नमेंट अपने बहुत सारे पॉइंट ऑफ व्यूज लेके आई है, जिसमें सबसे पहला पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं कहना चाहूँ तो वो स्वच्छ भारत था, जो 2014 में लॉन्च हुआ। उसके तहत 10 लाख से ज़्यादा शौचालय बनाए गए हैं और काफ़ी सारे बदलाव स्वच्छ भारत के तहत भी आए हैं। दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू जो मैं बोलना चाहता हूँ वो है मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट, जो 2014 में लॉन्च हुआ था। तो ऐसे बहुत सारे काम हैं जो 5 सालों में मोदी गवर्नमेंट द्वारा किए गए हैं, जैसे कि IBC है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, जिसके तहत NPA का सॉल्यूशन लाया जाता है। तो अगर वो आंकड़ा हम देखें तो 3 लाख करोड़ से ज़्यादा की NPA का रिजोल्यूशन कर दिया गया है। फिर बहुत सारे जैसे पॉइंट ऑफ व्यू स्टार्टअप इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया है, और दूसरा है स्किल इंडिया प्रोजेक्ट, फिर डिजिटल इंडिया है। ऐसे बहुत सारे पॉजिटिव पॉइंट्स हम कह सकते हैं जो मोदी गवर्नमेंट के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए हैं। और अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा काम अगर मुझे जो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है वो है नीति आयोग का प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करना, क्योंकि प्लानिंग कमीशन था वो टॉप टू बॉटम अप्रोच पे चलता था, लेकिन जो नीति आयोग है वो बॉटम टू टॉप अप्रोच पे चल रहा है, जो कि भारत सरकार और भारत देश के सभी निवासियों के लिए एक काफी अच्छी संस्था है। अब मैं चाहूंगी कि कृति, आप इनके कुछ पॉजिटिव पार्ट्स उन्होंने रखे, अब आप इसके कुछ नेगेटिव पार्ट्स जो आप क्रिटिसिज्म के तौर पे देती हैं सरकार को बताएं। इसके बाद में फिर एक जनरल डिबेट, ओपन डिबेट, कोई भी कुछ भी अपने व्यूज रख सकेगा। तो इनके बाद में फिर हम इस ओपन सेशन को स्टार्ट करेंगे। आपने बोला कि बहुत सारे अच्छे काम किए, पर एक चैलेंजेस भी है जो इश्यू क्रिएट किया है, जिसमें जैसे कि अभी तक लैंड एक्विजिशन बिल वो अभी तक पास नहीं हो पाया है, जिसके तहत गवर्नमेंट प्राइवेट लैंड को एक्वायर करती है फॉर डेवलपमेंट पर्पस। और फिर अभी देखें तो अभी का हाल ही का मुद्दा कश्मीर, अभी तक उनको स्ट्रगल हो रही है पीस लाने में, वहाँ पे अभी तक पीस नहीं हुआ, उधर पीस ऑर्डर नहीं आया है। और देखें तो फिर हमने देखा कि वुमेन रिजर्वेशन पे बहुत बातें चल रही है, वो भी अभी तक पास नहीं हुआ है। तो ये सब मुझे चैलेंजेस लगते हैं जो कि अभी तक उन्होंने रिजॉल्व नहीं किए हैं। ओके, मैं इस पर एक पॉइंट करना चाहूंगी कि यश, आपने अभी बोला कि पब्लिक और गवर्नमेंट का इंटरेक्शन बहुत अच्छा है,
लेकिन जितना मैं समझती हूँ कि बीजेपी गवर्नमेंट के दौरान जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म है वो बहुत दिख रही है, खासकर माइनॉरिटीज जो हैं उनके प्रति किसी भी तरीके का व्यवहार किया जा रहा है तो उसका कोई खास अच्छा रिस्पॉन्स सरकार की तरफ से नहीं आ रहा है। रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म में भी आप देखेंगे थिएटर में खड़े होकर के नेशनल एंथम बजाना और उसके ऊपर बराबर खड़ा होना, मतलब मैं कम समझ पाती हूँ इन चीज़ों को कि अगर रिस्पेक्ट है तो आपके मन में है तो उसको अगर आप थिएटर में प्ले करके बजवा के खड़ा करवाना चाहते हैं तो क्या आप नेशनलिज्म के ऊपर एक लोगों को चेक करना चाहते हैं कि वो राष्ट्रवाद को मानते हैं कि नहीं मानते हैं, या फिर आप हेट्रेड स्पीच की बात करते हैं। तो माइनॉरिटीज के लिए कितनी तरीके की हेट्रेड स्पीच बार बार आती रही लेकिन उसका कोई एक्शन नहीं लिया गया। लेकिन अगर गवर्नमेंट के लिए कोई भी बात भूली गई, किसी ने ब्लॉग पे कुछ लिख दिया, किसी ने कोई ट्विटर पे कुछ लिख दिया तो उसका इतना बड़ा मुद्दा बना करके उसको अपने सेडिशन एक्ट के तहत उसको अपने हाथ में ले लिया, आपने उसको जेल में कर लिया। तो क्या इस तरीके के इंटरेक्शन की आप बात कर रहे हैं? क्या यही इंटरेक्शन है कि जनता और गवर्नमेंट जो है वो कैरी करेगी? एब्सोल्युटली नॉट, बट मैं जो इंटरेक्शन की बात कर रहा था वो इंटरेक्शन ये था कि जैसे ही प्रधानमंत्री जनधन योजना लॉन्च हुई तो लोगों ने बढ़ चढ़ कर उसमें हिस्सा लिया कि चलो भाई सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है, जीरो बैलेंस पे अकाउंट खुल रहे हैं तो बहुत सारे अकाउंट्स खोले गए, तो वो एक तरह का इंटरेक्शन हो गया। फिर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना जब लॉन्च हुई तो उसके तरफ जब माँ अमृतम कार्ड का स्कीम लॉन्च होगी तो लोग उसमें भी बहुत हिस्सा ले रहे हैं। और अभी हम कोविड के टाइम पे देखें तो सबको फ्री वैक्सीन का मतलब जो अभी प्लान चल रहा है और इम्प्लीमेंट भी कर दिया गया है तो लोग उसमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। हर चीज का मतलब पॉइंट अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है। अगर आप हेट स्पीच की बात करें तो हेट स्पीच जरूरी नहीं है कि सिर्फ बीजेपी की तरफ से ही आए, हेट स्पीच बहुत सारी अदर पार्टीज की तरफ से भी आती है। तो ये इंडियन पॉलिटिक्स का शायद एक हिस्सा सा बन गया है। मैं ये नहीं कहूँगा कि ये होना चाहिए, ये एक बुरी बात है, लेकिन ये सारी पॉलिटिकल पार्टीज करती है। लेकिन जो गवर्नमेंट ने अच्छे काम किए हैं मेरे ख्याल से उन्हें भी थोड़ा मॉडिफाई किया जाना चाहिए। ओके गुड यश, बट मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। आप ये कह रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट ने पब्लिक इंटरेस्ट के लिए बहुत काम किया, ठीक है, लेकिन जब गवर्नमेंट जीएसटी लेके तो पब्लिक ने इसका बहुत ज्यादा विरोध किया, ठीक है। आप बोल रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट ने जीरो बैलेंस अकाउंट पे जनधन योजना चालू किया, लेकिन देश में इतना ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट हुआ है, बेरोजगारी इतनी ज्यादा बढ़ी है, जब लोगों के पास जेब में पैसे ही नहीं है तो वो जीरो बैलेंस अकाउंट तो करेंगे भी क्या? इसके बारे में आपके क्या व्यूज है? एंड साथ ही मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूंगी, जनधन अकाउंट जो खोले गए उस अकाउंट में से 15% अकाउंट तो एकदम विदाउट एनी ऑपरेशन दे आर लेफ्ट, सिर्फ पड़े हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट ने उसके साथ इंश्योरेंस स्कीम ऑफर की थी, इसीलिए सबने अपने अकाउंट स्विच करके जनधन में शिफ्ट कर दिया। दैट्स इट। और प्लस अभी भी बहुत सारी ऐसी स्कीम्स है जिसके अंदर गवर्नमेंट, जिसमें बैंक जो है वो बोल रहे हैं कि आप वो पैसा निकालो और दूसरे अकाउंट में डालो और लोग वो अमाउंट को शिफ्ट कर रहे हैं। तो उसके बारे में क्या बोलोगे आप? ओके, सबसे पहले मैं आपको आंसर देना चाहूँगा कि आपने जो जीएसटी की बात की, तो जीएसटी से सिर्फ नुकसान ही हुआ ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट के पास जो फंड की कमी जो चल रही थी उसमें भी अच्छा खासा इजाफा हुआ। जैसे कि हम 2017 जब जीएसटी अप्लाई किया गया तब अगर हम रेवेन्यू का टोटल आंकड़ा देखें तो समथिंग 89,000 करोड़ समथिंग था, लेकिन जीएसटी इम्प्लीमेंट करने के बाद 2018 में वो आंकड़ा 97,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया। मतलब गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ा है। तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो बढ़ता है तो वो जनता के लिए काम भी और कर पाती है। और 2019 में मतलब जीएसटी के इम्प्लीमेंट होने के 2 साल बाद अगर हम देखें तो हमारा डिफेंस का जो बजट था वो भी बहुत इंक्रीज कर दिया गया है। तो एक तरह से देश की सुरक्षा में भी इजाफा हुआ है। और जनधन योजना में मेरा इंटरेक्शन कहने का मतलब ये था कि इंश्योरेंस स्कीम के लिए पब्लिक ने अपना अकाउंट जनधन में ट्रांसफर किया, ऐसा नहीं है। जिनके पास मतलब सुविधाएं नहीं थी कि भाई कहाँ तक जाएंगे बैंक अकाउंट खुलवाने के लिए, कौन इतने तक खाएगा, तो उन लोगों के लिए थोड़ी सहूलियत होगी कि भाई चलो जनधन अकाउंट में खुल रहा है तो वो हो गया। इंश्योरेंस स्कीम के लिए अगर किसी ने खुलवाया है तो वो उसके ऊपर तो मैं कुछ नहीं कह सकता, वो सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। आपने जैसे बोला अभी कि जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन से सबको फायदा हुआ है, मुझे तो एक जगह पे नुकसान भी लग रहा है
कि जो स्मॉल बिजनेसमैन है ना उनको ज़्यादा अफेक्टेड हुआ है, क्योंकि उनका बिजनेस तो छोटा सा था, तो वो अपने अकाउंट्स खुद संभाल लेते थे। पर जब से जीएसटी लगा है तब से उनको अकाउंटेंट्स को हायर करना पड़ रहा है, जिसकी वजह से उनका बिजनेस भी शिफ्ट हो रहा है कि बिजनेस को जीएसटी टैक्सेशन में वो लोग शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये भी प्रॉब्लम हो रही है। और जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन ऑल्दो अच्छी चीज़ है, बट जो स्मॉल बिजनेसमैन है उनको बहुत तकलीफ हुई है, उनको अकाउंटेंट्स को हायर करने में उनका कॉस्ट बढ़ जा रहा है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहना चाहूँगा कि जीएसटी अप्लाई करने वाला इंडिया पहला देश नहीं है। बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज और विकसित देश जो भी है वो जीएसटी अप्लाई ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी भी देश ने अगर जीएसटी अप्लाई कर लिया तो उसका रिजल्ट उसे 1-2 महीने में मिलने लगेगा। हर चीज़ का मतलब अपना वक्त होता है कि अगर हमारे देश में जीएसटी अगर अप्लाई किया गया है तो आने वाले 2-3 सालों में उसका रिजल्ट भी अच्छा दिखने लगेगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन मैं जो करना चाहूंगी कि जीएसटी लाने का पर्पस था कि हम लोग जनरलाइज करेंगे देश को, हम लोग हर किसी को टैक्स बेस में लेंगे, यही पर्पस था। ज्यादा से ज्यादा पब्लिक को आप इंक्लूड करेंगे, यही पर्पस था। लेकिन अगर आपने ये किया, अगर आपने ये इंक्लूड किया, तो आपको नहीं लगता कि आप लोगों ने स्टार्टअप जो थे उनको बहुत नुकसान पहुंचाने की भी कोशिश की है? जैसे एंजल टैक्स की मैं बात करूँ, एंजल टैक्स नया इंट्रोड्यूस किया गया। एंजल टैक्स में क्या होता है? एंजल टैक्स इज लाइक कि जो नए स्टार्टअप्स होते हैं वो अगर शेयर मार्केट में शेयर इशू करके पैसा लेते हैं मार्केट से, तो उस कैपिटल पर भी उनको टैक्स देना पड़ता है। तो क्या इसका नुकसान है ये? मुझे तो लगता है कि जीएसटी इस व्यवस्था में, जिस तरीके के सिस्टम में हम लोग बैठे हैं, उस सिस्टम में पहले इंफ्रा, उसका फील्ड रेडी करके लोगों के पास में उसकी नॉलेज हो करके अगर वो चीजें फिर की जाती तो शायद थोड़ा आसान था। आज कितने सारे कामों में हम खुद देखते हैं कि सारे काम जो है वो कच्चे में काम किए जा रहे हैं, ऊपर से। पहले देने से पहले बोल देते हैं आपको जीएसटी का बिल लेना है कि जीएसटी का बिल नहीं लेना है। तो आपको नहीं लगता कि पैरेलल इकोनॉमी साथ साथ चल रही है? क्या इसके बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे कि पैरेलल इकोनॉमी आपको नहीं लगता साथ साथ में चल रही है इस बारे में? जी बिल्कुल मैम, मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। जैसा कि आपने बताया कि जो स्मॉल बिजनेसेस हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम उठानी पड़ रही है और उसके कारण उनको नुकसान भी हो रहा है। अभी आज का जो यूथ है वो जीएसटी के चक्कर में या इसके चलते हम कह सकते हैं कि वो नया बिजनेस स्टार्ट करने के बारे में सोच नहीं पा रहा है। उनकी जो उद्यमिता है वो कम हो रही है, ऐसा हम समझ पा रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए एकदम क्लियर व्यू होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट कोई प्लान लेके आ रही है, पहले उसके बारे में कोई जनता को समझाए कि ये प्लान कैसे एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद में इसको प्लान को भारत में लागू किया जाए ताकि इसको प्रॉपर व्यवस्थित तरीके से आगे बढ़ाया जा सके और उससे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। ठीक है, और जैसा आप सभी का जो पॉइंट्स थे, जैसे कि जिसने बहुत अच्छे से सारे सवालों का जवाब दिया, मैंने जो बताया, प्रोजी ने जो बताया, तो फाइनली मैं इस टॉपिक में एक फाइनल जो कंक्लूजन है वो देना चाहूँगा। ये कि मोदी सरकार के पिछले जो 5 साल के जो कार्यकाल था वो कुछ हद तक काफ़ी अच्छा रहा, उन्होंने बहुत ही अच्छे कार्य किए, लेकिन वही उनको बहुत ज़्यादा आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ा है। ठीक है, तो अब आने वाले वर्षों में उनका कार्य और उनका जो जनता के प्रति समर्पण है वही बताएगा कि आने वाले जनरल इलेक्शन में जनता को कितना प्यार देती है, क्या वो आगे आ पाएंगे या नहीं और आगे बढ़ पाएंगे, तो हमें अब आने वाले समय में पता चलेगा। ठीक है, तो इसी के साथ में मैं इस डिस्कशन का समापन करता हूँ। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझसे जुड़ने के लिए। थैंक यू।